नमस्कार बच्चों, जैसा कि हमने वादा किया है कि पिछले सालों के सुपर 100 के तीनों सालों के क्वेश्चन आपको वीडियोस प्लस नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ जो टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनके क्वेश्चन अलग से करवाए जाएंगे। तो फ़िलहाल हम कर रहे हैं सुपर 100 2020 पेपर का फिज़िक्स का पोर्शन। 15 क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। वैसे 10 क्वेश्चन आते हैं क्योंकि 2020 के पेपर में IQ नहीं आया था तो क्वेश्चन ज़्यादा थे, 15 क्वेश्चन थे। जो एक तरह से आपको आइडिया लग जाएगा तैयारी करने के। तो ये फ़ायदा भी किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे जल्दी। कुछ क्वेश्चन के ट्रिक्स भी होते हैं करने के, वो ट्रिक्स भी बताए जाएंगे भी कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो एक पोस्टर रीड करने के लिए एक व्यक्ति को 0.4 मीटर दूरी पर खड़ा होना पड़ता है। कितनी दूरी पर? 0.4 मीटर दूरी पर। और एक बिल्कुल ठीक आंखों वाला व्यक्ति उस पोस्टर को 2 मीटर दूरी पर भी पढ़ पाता है। तो वो पूछता है कि उस 0.4 मीटर पर, मतलब कि 2 मीटर पर तो उसको दिखाई दे ही नहीं रहा, 0.4 मीटर पर जाके दिखाई दे रहा है। तो उस व्यक्ति को कितने नंबर का चश्मा, कितने नंबर का, पावर पूछ रखी है क्वेश्चन के अंदर ना, फोकल लेंथ नहीं पूछ रखी। पहले फोकल लेंथ आएगी, तो पावर होता है 1/f, तो वो फाइंड आउट करेंगे हम। तो यहाँ पे जो है ये देखिए, ऑब्जेक्ट यानी कि 2 मीटर पर पड़ा है, यानी कि आदमी 2 मीटर पर खड़ा है, लेकिन उसकी इमेज वस्तु की वो देख कहाँ पा रहा है? 0.4 मीटर। तो इमेज कहाँ बननी चाहिए उसकी? 0.4 मीटर पर। तो हमने लेंस फार्मूला यूज़ किया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फार्मूला यूज़ करके हम क्या पता लगाना चाहते हैं? हम पता लगाना चाहते हैं f। वैसे सीधा पावर भी आ जाएगी, p इज इक्वल टू 1/f आ गया तो वो पावर ही हो जाएगी। तो इमेज कहाँ बननी चाहिए? 0.4 मीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट के सामने ही इमेज बननी है तो माइनस लेना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट के इधर पीछे वाली साइड होता है तो हमारे सारे साइन प्लस के हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट भी इधर है, इमेज भी इधर है, तो दोनों का साइन माइनस का हो जाएगा। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -10/4। मैंने थोड़ा सा हल करने के लिए ना इसको 1/0.4 को लिख लिया 10/4 प्लस 1/2, तो हल कर लिया -16/8। -16/8 क्या आ गया? -2। ये क्या आया? 1/f। तो मुझे पावर जो होती है वो एक्चुअली में क्या होती है? 1/f ही होती है। तो इसलिए जो है सीधा ही मुझे मिल गई पावर -2, और पावर की यूनिट है डायोप्टर। अगर वो कहता है इसी क्वेश्चन के अंदर भी कितनी फोकस दूरी का उसको लेंस लगेगा, तो मुझे f इज इक्वल टू 1/p करना पड़ता। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता? फोकस दूरी निकालने के लिए यहाँ पे जो 1/f का मान -2 आया है, f बराबर हो जाता -0.5 मीटर लेंस का माइनस कनकेव। माइनस का मतलब है कि कनकेव लेंस लगेगा उसको। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे कन्वेक्स कनकेव में, तो 2 ऑप्शन कनकेव के थे। कनकेव लेंस ऑफ पावर 2.0d। माइनस के साइन आंसर आने का मतलब है कि उसको कनकेव लेंस लगेगा, अगर प्लस का साइन आता तो कन्वेक्स लेंस लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट 50 सेकंड हाइट से 50 सेकंड के अंदर गिरता है किसी हाइट h से। अगर किसी दूसरे प्लेनेट पर चले जाएं तो जिसकी की रेडियस 2 गुनी है और मास है 4 गुना। सर प्लेनेट हुज मास भी 2 गुना है और रेडियस भी 2 गुनी है, वहाँ पर कैसे गिरेगा? ये कितने टाइम में गिरेगा? अगर एक चीज़ कहते थोड़ा सा हम अंदाज़ा लगा सकते थे भी मास ज़्यादा है तो ग्रेविटी ज़्यादा होगी, जल्दी गिर जाएगा। लेकिन 2 चीज़ें दे दी, रेडियस और मास, दोनों एडवाइस करती है। तो पहले तो हमें टाइम का फार्मूला पता होना चाहिए भी हाइट और g। वास्तव में दूसरे प्लेनेट की क्या चीज़ चेंज होएगी? स्मॉल g। तो मैंने पहले ही कहा बच्चों 5-6 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन के आ रहे हैं। NCERT 9वीं का पार्ट है गति यानी कि मोशन पार्ट के सारे न्यूमेरिकल जरूर करने हैं। सोल्ड भी अनसोल्ड भी वहाँ से 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। और थोड़ा सा भी लेवल तो चेक करना ही है बच्चे का, भी सुपर 100 पे जाना है बच्चे ने। तो
तो एस इज इक्वल टू एस क्या है, एच हाइट, इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन g, तो यहाँ से t इक्वल रूट टू एच बाई जी फार्मूला आ गया। अगर आप वो 10-12 न्यूमेरिकल कर लेते हो तो काफ़ी आपको फ़ायदा हो जाएगा बच्चों। ये थोड़ी +1 की बात है कि किसी प्लेनेट की g की वैल्यू gm/r², 11th में सीखते हैं। ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी कहूँगा मैं बच्चों से, लेकिन क्या करें, थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मास भी 2 गुना कर दिया तो मैंने 2m रख दिया, और नई ग्रेविटी देखना चाहता हूँ वहाँ की, और रेडियस भी 2 गुनी कर दी। तो सोल्व करके वहाँ की गुरुत्वाकर्षण बल आधा हो गया। मैंने कहा था अगर मास 2 गुना करता तो ग्रेविटी 2 गुनी हो जाती, लेकिन यहाँ रेडियस का भी पंगा डाल दिया था उसने, तो सोल्व करके आ गया ग्रेविटी आधी। ग्रेविटी आधी तो टाइम रूट 2 टाइम ज़्यादा लग रहा है, 2 गुना नहीं लग रहा क्योंकि g'2 के नीचे है, तो रूट 2 टाइम, और वैसे भी 50 सेकंड लग रहे थे, जब मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो लगभग 70.7 सेकंड। तो ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन 3 70.7 सेकंड। इक्वेशन ऑफ मोशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है बच्चों मेरी तरफ से। जैसे मैं बात कर रहा था शॉर्ट ट्रिक्स की, तो ये न्यूमेरिकल शॉर्ट ट्रिक्स से भी हो सकता है कि किसी तार को खींचा, अगर किसी तार को खींचने के बाद उसके रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो सीधा सीधा फार्मूला हमारे पास एक होता है बच्चों, R नई रेजिस्टेंस n² ऑफ R हो जाती है। अगर लंबाई 2 गुनी कर दी तो 4 गुना रेजिस्टेंस हो जाएगी, लंबाई 3 गुना कर दी तो 9 गुना रेजिस्टेंस हो जाएगी, बशर्ते उसको स्ट्रेच किया हो, नई तार ना ऐड की हो। 3 तरीके से इस क्वेश्चन में उलझा सकता है वो। तार को खींच भी सकता है, तार खींचेंगे तो तार पतली भी होगी, इसलिए रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगी, तो n² आएगा। अगर उस L तार के अंदर एक L तार की और उसी मोटाई की तार जोड़ दी तो सिर्फ n गुना होगी, 2 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। और कई बार वो इतनी सारी स्टेटमेंट देके क्वेश्चन में पूछ लेता है रेजिस्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बच्चों चांदी की चीज़ चांदी की ही रहती है, चाहे उसको लंबा करो चाहे पतला, जो रोहो है उसमें कोई बदलाव नहीं आता, प्रतिरोधकता में कोई बदलाव नहीं आता। इस 3 तरीके से उलझा सकता है इस क्वेश्चन में। और ज़्यादा उलझाने का कोशिश किया तो परसेंटेज पूछ लेगा। जब उसको पता है मैंने ऐसा क्वेश्चन डालना है, बच्चे तैयारी करके आ गए, तो वो कई बार +1 में हम क्या कर देते हैं कि परसेंटेज पूछ लेते हैं, जो उसकी परसेंटेज रेजिस्टेंस में कितनी वृद्धि हुई। तो इस तरह के क्वेश्चन भी करके देख लें, या जब मैं अलग से लेक्चर लूँगा तो मैं, क्योंकि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करवाने हैं मैंने NCERT के, तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा कि परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सीधा क्वेश्चन था ये। तो यहाँ जो है जब मैंने लंबाई खींची तो लंबाई हो गई 25 गुना खींचने के बाद, तो सीधी सीधी बात है n² फार्मूला 25 बजिए 625, तो 625 आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ग्राफ का बनता ही बनता है बच्चों, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, लेकिन ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस स्टूडेंट, जो साइंस ग्राफ पढ़ने आने चाहिए। तो 9th क्लास से फिर क्वेश्चन आ गया, मैंने कहा 5-5, 6-6 क्वेश्चन आ रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन गति पार्ट से, बहुत ध्यान देना है। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट से 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 तो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2-3 चैप्टर पर बहुत ध्यान देना है हमने। तो गति पार्ट है, और जो पार्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ दे, ये वेलोसिटी एक्सेलेरेटेड है, इसमें कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, यहाँ एक्सेलेरेशन 0 है, यहाँ एक्सेलेरेशन माइनस में है। तो इनमें देखो ये पहला ग्राफ ही दर्शा रहा है एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन 0, एक्सेलेरेशन नेगेटिव। तो यहाँ इस ग्राफ का मतलब होता है कि एक्सेलेरेशन बदल ही नहीं रही, बदल तो रही है। इस ग्राफ का मतलब है कि एक्सेलेरेशन बढ़ी नहीं, बल्कि ठीक है, तो एक्सेलेरेशन 0 हो गई थी, जो इस दौरान t1 से 2 के बीच में एक्सेलेरेशन 0 हो गई थी, तो इसलिए यहाँ एक्सेलेरेशन 0 हो गई। तो ऑप्शन A ठीक है बच्चों। एक स्टोन, फिर देखो इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका गया, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाके क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर जाके वो एक बार रुकेगा फिर नीचे आएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 1 सेकंड के लिए, कुछ देर के लिए 0 हो जाएगी, ठीक है। और उस समय एक्सेलेरेशन 0 नहीं होगी, एक्सेलेरेशन अभी भी डाउनवर्ड है, चाहे वस्तु ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है, दोनों स्थितियों में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ ही है। तो यही उसने पूछा है। तो एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बट एक्सेलेरेशन होगी, और वो कितनी होगी, g होगी। तो ऑप्शन 3 के अंदर कहता है इट्स वेलोसिटी 0 एट हाईएस्ट पॉइंट। वो क्वेश्चन एक्सेलेरेशन इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड उसने पूछ ही नहीं रखा, तो ऑप्शन 3 ही सिर्फ ठीक है।
तो एक क्वेश्चन ये हर बार आया बच्चों, बिजली का बिल कैलकुलेट करने वाला। इसके लिए सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि जो भी वाट आप निकाल लेते हो, टोटल वाट, मान लो एक बल्ब 30 वाट का है, उसको 1000 से डिवाइड कर दें, सवाल आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर टोटल शक्ति जो है, जो युक्ति मुझे दे रखी 3300 वाट की दे रखी है, उसको आधा घंटा चलाया, तो न्यूमेरिकल करते हुए मैंने ये देखिए 1000 से डिवाइड कर दिया। आप पहले ही कर लें क्योंकि उसको किलोवाट आवर, 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर, तो इसलिए 3300 बटा 1000 इंटू में हाफ, आधे घंटे तक चलाई ना तो इतनी पावर कंज्यूम होगी। उसको 15 दिन तक चलाया गया तो भैया 15 से गुना कर दी मैंने, तो और 1 यूनिट का खर्च 2 रुपये था, तो कुल खर्चा आ गया 49 रुपये 50 पैसे। बहुत आसान क्वेश्चन है, आ रहा है हर बार। फिर देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन पर क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है x = ut + हाफ at स्क्वेयर किस के द्वारा समझाई जा सकती है? पहले लॉ से, दूसरे लॉ से, तीसरे लॉ से, कोई ज़रूरत ही नहीं किसी लॉ की। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन हम न्यूटन की गति के नियमों से पहले ही सीख लेते हैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें किसी न्यूटन्स लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, नन ऑफ द अबव। ये आ गया, फिर सीरीज पैरेलल वाला क्वेश्चन आना ही आना है, और एक और आएगा मेरे को तो ऐसे लगता है। तो 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों फिजिक्स के अंदर, और गति पार्ट, 2 पार्टों पे फुल ध्यान देना है आपने। गति पार्ट के तो सारे क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे। 3 इक्वल रजिस्टर सीरीज के अंदर जोड़े गए, EMF 10 वाट से जोड़े गए, फिर पावर कंज्यूम की उन्होंने, और सेम रजिस्टर को बाद में पैरेलल में लगाया गया, तो अब कितनी पावर कंज्यूम करेंगे? वो पहले भी उनको 10 वाट पावर कंज्यूम कर रहे थे, तो बैटरी कितनी पे लगाया वो पहले उन्होंने बताया नहीं है, तो देख लेते हैं। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ये मैंने पहले सीरीज में लगाया तीनों रजिस्टर्स को, R। तो जो पावर कंज्यूम हो रही थी ये तीनों रजिस्टेंस सीरीज में, R बाद में पैरेलल में लगाएं। पैरेलल में कैसे लगाएंगे हम? ये इनको कहते हैं पैरेलल में लगाना। तो दोनों केसेस के अंदर पैरेलल में बच्चों रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पावर कंजम्पशन बढ़ेगा कि घटेगा। तो पहले पावर 10 वाट कंज्यूम हो रही है, तो हमें पता लगा कि वोल्टेज जो है बैटरी लगाई है अपने V²/R 30 है। सेकंड केस में रेजिस्टेंस रहेगी सिर्फ R/3। वोल्टेज का सोर्स तो वही है, V वोल्टेज जो पहले लगाई थी। निकालना चाहो यहाँ से निकाल लो, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस बार रेजिस्टेंस कम होगी तो 3 गुना पावर कंजम्पशन हो जाएगी। अगर पहले 30 वाट कंजम्पशन हो रही थी तो पैरेलल में पावर कंजम्पशन बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि करंट बढ़ जाता है सर्किट के अंदर। फिजिक्स क्या है इसके पीछे? क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगी तो वही बैटरी ज़्यादा करंट सप्लाई करेगी, तो ज़्यादा करंट सप्लाई करेगी तो पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। आइए देखते हैं, कोई क्लू दे रखा है, वैसे 2 क्लू थे भी, बढ़ेगी, लेकिन एक 30 वाट दे रखी है, एक 90 वाट, तो कैलकुलेशन के बगैर तो नहीं कर सकते थे इस न्यूमेरिकल को, लेकिन बढ़ गई है। इस टॉपिक का क्वेश्चन 3 सालों में आया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशनशिप पे 3 सालों में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। कुछ क्वेश्चन तो पेट हैं इनके। E = P²/2m आया कहाँ से? फार्मूला गतिज ऊर्जा होती है ½ mv², m से भाग m से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये सूत्र याद ही कर लो। कहता है 2 इक्वल मासेस 1 ग्राम और 4 ग्राम थे, इक्वल काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, तो उनका लीनियर मोमेंटम पता लगाएं। तो लीनियर मोमेंटम √2mE होता है। मास एक का 1 है, दूसरे का 4 ग्राम है, दोनों को मोमेंटम का अपने को रेशियो देखना है, तो डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर आ गया 1/2, तो 1:2 सेकेंड आंसर। ये क्वेश्चन 3 साल आया है इस फार्मूले का, E = P²/2m। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक बॉल हमने फेंकी 0 टाइम t = 0 पे आई नीचे, फिर दोबारा टकरा के ऊपर गई 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से और टॉप पर पहुंच गई 1.5 सेकंड के अंदर। नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है? द टॉप इन 1.5 सेकंड। तो टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड, पहले देखते हैं कि वो नीचे कितने टाइम में पहुंची, क्योंकि उसने पूछा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी।
तो नीचे आने में उसको लगा 0.5 सेकेंड। फिर इलास्टिकली है, यानी उसने एनर्जी लॉस नहीं की, यहाँ इसने कहा है इलास्टिकली। इलास्टिकली का मतलब उसने एनर्जी लॉस नहीं की, उतनी ही एनर्जी से फिर वो वापस गई, तो फिर अगले 1 सेकंड में वो फिर वापस ऊपर पहुँच चुकी होगी और 1.5वें सेकंड में वो नीचे होगी। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी, जितनी हाइट से वो गिरी है वो डिस्प्लेसमेंट होगी, जो आधे सेकंड में उसने ट्रैवल किया था डिस्टेंस, क्योंकि आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस तो हालांकि अगर इसका 3 गुना कवर कर चुकी है, वो नीचे आई फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1.5 सेकंड के बाद 3 सेकंड के बाद 3 गुना आ गई हमारी 1.25 मीटर। ऐसे UT प्लस हाफ एट स्क्वायर से। तो ग्रेविटी चैप्टर से ये 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही आ रहे हैं और किसी टॉपिक के नहीं आ रहे। तो एक स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर डायग्राम नहीं बनाया क्या मैंने, तो ये डायग्राम के बिना थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाएगा। एक वजन तोलने वाली मशीन के ऊपर हमने रखा हुआ था ये एक बीकर, और ऊपर से एक स्प्रिंग बैलेंस से कुछ पत्थर अंदर रखा। पत्थर डालने से पहले उस बीकर का वजन था 800 ग्राम। पत्थर डालने के बाद वो रीडिंग जो कर रहा था, कितनी रीडिंग करेगा, अगर 300 ग्राम पानी बाहर निकल आया है तो, या उसने 300 ग्राम वाटर डिस्प्लेस कर लिया है, तो अगर 300 ग्राम यानी कि रीडिंग किसकी है, स्प्रिंग की। व्हाट विल द रीडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म बैलेंस। तो बच्चों जितना फोर्स ऑफ बायंसी लग रहा है वही रीडिंग आएगी नीचे प्लेटफॉर्म की, तो वो आएगी रीडिंग हमारी कितनी आ जाएगी, 500 ग्राम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट जा चुकी है, थोड़ा जल्दी जल्दी करवाना चाहूँगा बच्चों। एक टेक्नीशियन 10 रजिस्टर है, फिर मैं कहूँ ये लॉजिक से किया जा सकता है क्वेश्चन, कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं, उसको मैक्सिमम और मिनिमम। तो जब सीरीज़ में लगाते हैं तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो जाती है, और जब पैरेलल में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाती है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए 0.1 × 10 कर दो, 1 ओम आ जाएगा, 1 ओम इन दोनों में से है। और पैरेलल के लिए क्या, जो मिनिमम रेजिस्टेंस है इन चारों में से, मिनिमम रेजिस्टेंस कौन सी है, 0.01 ओम। चलो धीरे करा देते हैं, मुझे लाइट आ गई है। तो पैरेलल में जो मैं कैसे करना पड़ेगा अपने को, पैरेलल के लिए सीरीज में तो सीधा जोड़ दिया मैंने 10 के 10 रेजिस्टेंस, 10 × 0.1 कर दिया। पैरेलल में सारे रेजिस्टेंस ऐसे 1/R1 1/R2 मिनिमम। वैसे ऑप्शन देख के भी आप देख सकते थे कि भाई 1 ओम ये आ गया और 0.01 ओम ये है, ऑप्शन से भी आंसर। मैंने कहा कि लॉजिकली भी कई बार क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है हमें। तो सॉल्व किया हुआ देखो कैसे है, तीनों सारे रेजिस्टेंस जोड़े 1 ओम आ गया। जब पैरेलल में जोड़े तो 10 × 0.1 यानी 100/1, तो 1/100 0.01 ओम रेजिस्टेंस आ गए। अगला क्वेश्चन देखो, फिगर को एनालिसिस करो, रिलेटिव डेंसिटी बताओ। आखिरी क्वेश्चन है क्या ये, एक और है। तो रिलेटिव डेंसिटी वैसे तो सिंपली फार्मूला जो हमें 9th क्लास में मिला हुआ है कि किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो वो आ जाती है हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी। जैसे मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी है 13.6। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि एक वस्तु का वजन हवा में 40 किलोग्राम पड़ रहा है स्प्रिंग, और पानी में पड़ रहा है 24 ग्राम, तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी पता लगाएं। तो फार्मूला है हमारे पास, हवा में कितना था 40, कितना वेट कम हो गया, 40 - 24 16, तो 40 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5। एक इंक्लाइन प्लेन पर फिर इक्वेशन ऑफ मोशन भरी पड़ी है, 5 क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, गति की समीकरणों पे। तो एक इंक्लाइन प्लेन होता है बच्चों तिरछे प्लेन पर एक वस्तु लुढ़कती हुई आ रही थी, स्लाइड करती हुई। तो जब उसने चौथा हिस्सा रास्ते का तय किया, वो तय किया 2 सेकंड के अंदर, तो कहता है पूरा रास्ता कितनी देर में तय करेगी, और चौथा हिस्सा रास्ते का। तो मान लेते हैं हमें पता है c=ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, जो चौथा हिस्सा s/4 हो गया। इनिशियल स्पीड 0 थी, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट से नीचे आ रहा है, तो t की पावर होगी 2, 2 दूनी 4। तो डिवाइडिंग बाय ये आ गया हमारे पास पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है, जब वो कंप्लीट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा s
तो इनिशियल स्पीड तो वही और एक्सेलरेशन मान लो टोटल टाइम लगता है t, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, s से s कट जाएगा, a से a कट जाएगा, बच जाएगा t²/4 × 4, तो t² आ गया 4 सेकंड। तो चौथा हिस्सा यात्रा का 2 सेकंड में कंप्लीट किया और अगली 3 हिस्से भी 2 सेकंड के अंदर ही, यानी टोटल 4 सेकंड के अंदर। स्पीड बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चलता तो पूरा रास्ता 8 सेकंड में करता, लेकिन एक्सेलरेशन थी तो एक्सेलरेशन के कारण उसने स्पीड बढ़ती गई तो 4 सेकंड में पूरा रास्ता तय कर लिया। ये बच्चों कोई 7वीं क्लास में आपने पढ़ी होती हैं ये बातें, या +1 में पढ़ते हैं। जो एनर्जी है 3 तरीके से फ्लो कर सकती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो बेसिक सी बात है, आया हुआ क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी में विकिरण है, रेडिएशन को कहते हैं, कंडक्शन और कन्वेक्शन, चालकता और थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा कन्वेक्शन। तो कंडक्शन तो होता है धातुओं में, कन्वेक्शन होता है लिक्विड में और गैसेस के अंदर, और रेडिएशंस होता है वैक्यूम के अंदर और गैसेस के अंदर भी हो सकता है। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा था कि रेडिएशन हीट ही ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव। हाँ जी बिल्कुल, इनमें से सही ऑप्शन चुनना था। और इट अकर्स इवन इन वैक्यूम, तो वैक्यूम के अंदर होता है। बाकी सारे ऑप्शन हमारे, एक और है ए ओनली ही ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। कन्वेक्शन जो होता है ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड, नहीं जी, कन्वेक्शन तो होता है लिक्विड और गैसेस के अंदर। तो ठीक है बच्चों, सारी तैयारी करेंगे अच्छी मिलके। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलग से करवा दूंगा, पहले पेपर सोल्व करवाने के ऊपर हमारा ध्यान है। धन्यवाद, जुड़े रहें साइंस हरियाणा के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लें और